नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड जो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो दोस्तों हम लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए। तो जो आज साइंस के जो प्रश्न हैं, ये एग्जाम के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये टाइटल है, ग्रुप डी के लिए जो रामबाण की क्लास है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में कि हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो अगर पहले प्रश्न के बारे में बात करें तो साइंस का जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, तो आइए जानते हैं कि निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाता है। तो हमको बताना है कि किस रोग में जो रोगाणु है वो खुले घाव में होकर प्रवेश कर जाता है। तो अगर हमारा कहीं पे भी चोट लग जाती है तो कौन सा ऐसा रोगाणु है जो हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तो इसका अगर सही जानकारी बात करें कि हमारा कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, टिटनेस जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला। अगर बात करें कि जो टिटनेस होता है दोस्तों, ये किसको प्रभावित करता है, तो अगर प्रभावित अंग बात करें कि प्रभावित अंग बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र को अगर बात करें टिटनेस किसको प्रभावित करती है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और अगर बात करें कि इसके लक्षण क्या क्या रहने वाले हैं, तो अगर लक्षण के बारे में बात करें, अगर लक्षण के बारे में बात करें कि लक्षण क्या क्या रहने वाले हैं, तो इसमें तेज़ बुखार, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, शरीर में ऐंठन, जो शरीर में ऐंठन होती है वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा बात करें तो जबड़ा बंद, ये सब इसके लक्षण होते हैं। टिटनेस के दोस्तों क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, तो हमको बताना है कि जो निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश है वो कितने समय में पहुंचता है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो 500 सेकेंड हमारा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों इस तरह का एग्जाम जो है रेलवे के ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है। अभी जो ग्रुप डी के इसके पहले जो भर्तियां हो चुकी हैं उसमें इस तरह के प्रश्न ही पूछे गए थे। तो वही सारे प्रश्न हम आप लोगों के लेकर के सामने आए हुए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार करिएगा। तो अगर इसकी सही जानकारी दोस्तों, अगर इसका सही जवाब बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 500 सेकेंड जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, अगर बात करें निकटतम तारा, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारे के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, सूर्य जवाब सही हो जाएगा। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, हमको बताना है कि जो सबसे छोटा संभावी यूनिट है वो निम्न में से कौन सा रहने वाला है। तो इसका सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो लास्ट में ऑप्शन हमारा दिया गया अणु, जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो अणु जो है वो संभावित सबसे छोटी यूनिट रहने वाली है। दोस्तों अगर बात करें इसी के साथ में एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर बात करें बेकिंग सोडा, तो अगर बेकिंग सोडा के बारे में बात करें, बेकिंग सोडा, तो अगर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, NaHCO3। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में रासायनिक सूत्र भी मैच में पूछ देता है, मिलान कीजिए, उसमें इस तरह के प्रश्नों को पूछ देता है। तो आप लोगों को जितने भी रासायनिक सूत्र हैं वो सभी याद करने हैं। तो दोस्तों अगर बात करें चूना जल, दोस्तों ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र लिखिए तो आप लोगों को क्या जवाब देना है, तो आइए जानते हैं। तो Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चूना जल का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि मानव अंग में विटामिन
नहीं करता है। तो हमको बताना है कि जो मानव अंग है उसमें विटामिन का क्या कार्य नहीं होता है, तो हमको बताना है। तो अगर बात करें कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। तो क्या करता है? कार्य शक्ति की आपूर्ति जो है वो नहीं करता है। और दोस्तों जो 3 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो जैसे अगर बात करें पाचन में सहायक होता है, सही हो जाएगा हमारा। औषधि के उपपाचन में सहायता करता है, वृद्धि में सहायता करता है। दोस्तों कार्य शक्ति की आपूर्ति में जो हमारा ये नहीं करता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब सही क्या हो जाएगा दोस्तों? लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसी के आगे, अगर हम बात करें एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विटामिन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। तो विटामिन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो दोस्तों अगर विटामिन के बारे में बात करें कि सर्वप्रथम किसने बताया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? फंक जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो विटामिन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो फंक ने बताया। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन अगर बात करें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? बी और सी। अगर बात करें वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे हमारे? तो ये हो जाएगा ए, डी, ई और के। ये जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगर एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछा जाता है कि विटामिन को सर्वप्रथम किसने उपयोग किया, दोस्तों अगर बताना सबसे पहले किसने नाम दिया, तो फंक ने दिया, फंक ने बताया विटामिन के बारे में। और जल में घुलनशील विटामिन BC हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन ADEK हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें जल के बारे में कि जल में घुलनशील विटामिन की ट्रिक याद करने की कौन सी हो जाएगी? WBC। W का मतलब क्या होता है? वाटर। और वाटर में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती है? B और C। हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल गोली में क्या होता है। तो हमको बताना है कि एल्यूजेल गोली जो होती है उसमें क्या होता है। तो इसका सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड हमारा जवाब जो होगा वो एकदम राइट रहने वाला है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों इसी तरह के एग्जाम क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी का जो अभी एग्जाम होने वाला है, जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए था दोस्तों। तो आप लोगों को अच्छी मेहनत करनी है और लास्ट तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो हमारे वीडियो में दोस्तों जो हम आप लोगों को करा रहे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों जो साइंस के प्रश्न हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर बात करें अम्ल और क्षार, दोस्तों आपने सुना होगा कि अम्लीय क्या होता है और क्षारीय क्या होता है। तो अगर बात करें दोस्तों, अगर 7 से कम संख्याएं हैं तो हमारी वो किस में आ जाएगा? अम्लीय में गिना जाएगा। अगर pH मान 7 से कम है तो हमारा अम्लीय में हो जाएगा, और 7 से इधर दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर ज़्यादा है दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा क्षारीय हो जाएगा। अगर दोस्तों 7 से ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों 7 से अगर कम है तो अम्लीय गिना जाएगा, और 7 से ज़्यादा है तो हमारा क्षारीय हो जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है अत्यधिक आघातवर्धता जो धातु है वो कौन है? आघातवर्ध जो धातु है वो निम्न में से कौन सी रहने वाली है? तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो वर्ध धातु जो है वो कौन सी रहने वाली है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सोना जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो सोना जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी हो जाएगी? हमारी सोना जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों आघातवर्ध के बारे में, अगर बात करें कि आघातवर्ध होता क्या है, तो आघातवर्ध के बारे में बात करें तो जिन्हें पीट कर उनकी पतली चादरें बनाई जाती हैं, जिन्हें पीट कर पतली चादरें बनाई जाती हैं, पतली चादरें बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आघातवर्धता कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो सोना, चांदी और भी दोस्तों हैं
जो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। तो आघातवर्ध क्या होता है? जिन्हें पीट कर पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? आघातवर्ध कहते हैं। और दोस्तों अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी होती है? सोना होती है। अब अगर यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि तन्यता, अगर बात करें एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि तन्यता किसे कहते हैं। तो अगर बात करें तन्यता के बारे में, तन्यता क्या होती है, तो तन्यता के बारे में अगर बात करें तो तन्यता का अर्थ जिसे पतले तार में बदला जा सके, जिसे पतले तार में बदला जा सके, पतले तार में बदला जा सके, जिसे पतले तार में बदला जा सके उसे क्या कहते हैं? आघात। दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाली है। अगर बात करें कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है, अगर बात करें कि सबसे क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु कौन सी होती है? के पोटेशियम जिसको हम बोलते हैं। तो अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? जो हमारी के दोस्तों जो पोटेशियम है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, अगर एक मलेरिया रोधी औषधि किस तरह उपयोग किया जाता है, तो हमको बताना है कि एक मलेरिया रोधी जो औषधि होती है उसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो क्लोरोक्विन। जो क्लोरोक्विन जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। जो क्लोरोक्विन होती है वो मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोग किया जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों इसी तरह के एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किस नदी पर बनाया गया, तो हमको बताना है कि जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा किस नदी पर बनाया गया। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? तो भागीरथी नदी जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो भागीरथी पर नदी पर बनाया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें कि भागीरथी नदी पर, गंगा एवं भागीरथी नदी पर कौन सी परियोजना है, अगर गंगा और भागीरथी पर बात करें परियोजना, कौन सी परियोजना हो जाएगी दोस्तों? तो परियोजना कौन सी रहने वाली है? फरक्का जो होगा हमारा जवाब एकदम राइट होने वाला है। तो भागीरथी और गंगा पर कौन सी परियोजना है? तो फरक्का जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा जो नदी बांध है वो कौन सा है? हमारा टिहरी बांध ही रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि पुस्तक माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है, हमको बताना है कि जो पुस्तक माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के जो लेखक हैं वो निम्नलिखित में से कौन रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर वेंकटरमन जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो आर वेंकटरमन हमारा एकदम राइट रहने वाला है। इसी तरह के एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है, आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि पशुओं के खुरपका मुँहपका की बीमारी का कारण क्या होता है, हमको बताना है कि जो पशु होते हैं गांव में, जो पशु होते हैं दोस्तों, उनमें खुरपका और मुंहपका की तरह की बीमारी हो जाती हैं। ये किस कारण से होती हैं, इनका हमको जवाब बताना है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आइए कैसे करते हैं। तो इनकी बीमारी को विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है दोस्तों। जो हमारा पहला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। अगर बात करें वायरस की खोज के बारे में, तो वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज के बारे में अगर बात करें तो इवानोस्की, इन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।